गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी क्लास लाइव हो चुकी है, सारे के सारे लोग फटाफट से लाइव आ जाइए। अब ठीक 12:48 हो चुके हैं और तारीख है 4 दिसंबर 2020। सोनू यादव, शीला, निखिल कुमार गुप्ता और वरिंदर कुमार यहाँ पर मुझे नजर आ चुके हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। जल्दी से बताइए लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे। हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक इतिहास। और भारत के संवैधानिक इतिहास में, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हम कहां तक पहुंच चुके थे। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हम लोग पहुंच चुके थे 1935 के भारत शासन अधिनियम तक। और आप सब जानते हैं कि जो भारत का संवैधानिक इतिहास था उसे हम दो चरणों में पढ़ रहे थे, एक कंपनी के अधीन शासन और एक क्राउन के अधीन शासन। कंपनी के अधीन शासन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक चला और उसके बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम से लेके 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक हम बात करते हैं क्राउन रूल या क्राउन के अधीन शासन की। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक इतिहास। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक इतिहास, जिसमें हम पहुंच चुके हैं 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। भाई मैंने आपको बताया 1935 के ही भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इसी के तहत एक अखिल भारतीय संघ या एक ऑल इंडिया यूनियन बनाया गया, जिसमें शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के अनुसार कर दिया गया, दैट इज यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल कोर्ट, एक संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई और 1935 में कलकत्ता से सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित करके दिल्ली ला दिया गया और 1937 में 1937 में ही दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय, जो कि एक फेडरल कोर्ट था, जो कि एक संघीय न्यायालय था, उसकी स्थापना कर दी गई। और मैंने आपको बताया कि इसी अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण काम हुआ, वो ये कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के ही तहत हमारे देश में 11 प्रांतों में या 11 प्रोविंसेस में विधानसभाओं का गठन किया गया और 6 प्रांत ऐसे थे जहां का जो विधानमंडल था वो द्विसदनीय रखा गया। द्विसदनीय का मतलब जहां के विधानमंडल में 2 सदन हुआ करते थे, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई अगर आज की भी हम बात करें तो आज भी हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स में एक विधानसभा है, ये आप जानते हैं। लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद का भी क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो जब 1935 के अधिनियम के तहत भारत में 11 प्रांतों में विधानसभा बनाई गई और 6 प्रांतों में विधान परिषद का भी गठन कर दिया गया, तो आप सब जानते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले जो विधानसभा के इलेक्शंस हुए या जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए वो कब हुए, 1937 में। तो लिखेंगे इन 1937 फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस इन इंडिया वर हेल्ड। भारत में प्रथम बार प्रांतीय चुनाव हुए। जो कुल कितने प्रोविंसेस में हुए थे, वो कुल कितने प्रांतों में हुए थे, तो ध्यान रखेंगे टोटल 11 प्रोविंसेस।
या कुल 11 प्रांतों में। और जब 1937 में 11 प्रांतों में इलेक्शंस करवाए गए, निर्वाचन करवाए गए, तो हम सब जानते हैं कि सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में या सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर कर आई आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ध्यान रखेंगे 11 प्रोविंसेस में से या 11 प्रांतों में से कांग्रेस को 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस को 11 में से 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। और इसके अलावा दो प्रांतों में कांग्रेस ने गठबंधन से या मिलीजुली सरकार बनाई। ध्यान रखेंगे ये केंद्रीय चुनाव नहीं थे, ये सेंट्रल इलेक्शंस नहीं थे, ये प्रांतीय चुनाव थे, ये प्रोविंशियल इलेक्शंस थे जो सबसे पहले 1937 में हुए थे। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए भारत में सबसे पहले निर्वाचन कब करवाए गए हैं? 1937 में, 1937 में, जिसमें कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई थी 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से, और 2 प्रांतों में कांग्रेस ने मिली जुली सरकार बनाई। लेकिन ध्यान रखेंगे केवल 2 प्रांत ऐसे थे, केवल 2 प्रांत ऐसे थे, एक पंजाब और एक बंगाल। 2 प्रांत ऐसे थे, पंजाब और बंगाल, जहां पर गठबंधन से मुस्लिम लीग की सरकार बनी। और कहने का मतलब कुल 11 में से कुल 8 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल हुई। वहां पर विधानसभा के इलेक्शंस में कांग्रेस को जीत मिली, और जो वहां का मंत्री परिषद बना, जो कैबिनेट बना, वो सारे के सारे कौन थे? कांग्रेस के सदस्य थे या कांग्रेस के ही मंत्री थे। लेकिन ध्यान रखेंगे इन 8 प्रांतों में कांग्रेस ने केवल 28 महीने तक ही शासन करा। और ध्यान रखेंगे 28 महीने तक शासन करने के बाद कांग्रेस ने मंत्री परिषद से सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया। और ये बात कब की है? ध्यान रखेंगे 1939 के, 1939 के, 1939 में, 1939 में, अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के सारे मंत्री परिषदों ने या सारे के सारे प्रांतों में जितने भी कांग्रेस के मंत्री परिषद के सदस्य थे, सबने एक साथ इस्तीफा दे दिया, सबने सामूहिक रूप से रिजाइन कर दिया। और उसका कारण क्या था? जब अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के सभी मंत्री परिषदों के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया, तो ध्यान रखेंगे इसके 2 रीजंस थे, इसके 2 कारण थे। और वो 2 कारण क्या थे? पहला, कांग्रेस की मर्जी के बिना भारतीय सैनिकों को या भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। भाई आप सब जानते हैं 1939 में ही क्या शुरू हुआ था? सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था।
1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और स्वाभाविक सी बात थी कि जब विश्व युद्ध होगा तो ब्रिटिशर्स को सैनिकों की जरूरत पड़ी थी। 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस शासन कर रही थी, लेकिन कांग्रेस से बिना पूछे ही अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को या भारतीय सेना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेज दिया और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। और दूसरा कारण ये था कि युद्ध के बाद भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा ठुकराया गया। भारतीयों की मांग थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारी संविधान सभा का गठन किया जाए, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो हमारे संविधान का क्या करे, निर्माण करे। लेकिन इसकी पूरी तरीके से आलोचना की गई, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। बस यही कारण था कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल ने सारे के सारे प्रांतों में क्या कर दिया, सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया गया कांग्रेस के सभी मेंबर्स और सभी मंत्री परिषदों के द्वारा, तो डेफिनेट सी बात थी, ये तो खुशी की बात थी। किसके लिए? मुस्लिम लीग के लिए। तो बस इसी के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। बाईस दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया मुस्लिम लीग ने, और इसमें मुस्लिम लीग का साथ दिया किसने? डॉक्टर BR अंबेडकर ने। लेकिन जब ऐसा हुआ तो आप सब जानते हैं कि पहली बार जिस संविधान सभा की मांग हम कर रहे थे, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हम कर रहे थे या मांग हम कर रहे थे, उसे अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और सबसे पहले हमारी संविधान सभा की मांग को ही स्वीकार करते हुए अंग्रेजों ने हमारे पास एक प्रस्ताव भेजा, एक ऑफर भेजा, जो 1940 में भेजा गया 1940 में, और जिसे हम जानते हैं अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव के नाम से। और इसी के बाद प्रक्रिया शुरू होती है हमारे संविधान सभा की, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो फटाफट से हेडिंग डालेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। या संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा। सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि बताइए, भारत में संविधान सभा की सबसे पहली मांग किसके द्वारा की गई थी? तो हम सब जानते हैं कि भारत में संविधान सभा की प्रथम मांग 1895 में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। भारत में संविधान सभा की मांग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। लेकिन दैट वाज जस्ट अ वर्बल डिमांड, लेकिन ये मौखिक रूप से की गई एक मांग थी। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग या ऑफिशियल डिमांड किसके द्वारा की गई, तो हम सब जानते हैं 1934 में MN रॉय के द्वारा। संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग MN रॉय के द्वारा की गई 1934 में। लेकिन जब 1937 में प्रांतीय इलेक्शंस हुए या प्रांतीय चुनाव हुए, तो 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार तो बनाई, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने कांग्रेस से बिना अनुमति लिए, उन्हें बिना बताए, उनसे बिना परामर्श किए भारतीय सैनिकों को कहां भेज दिया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेज दिया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेज दिया तो सारे के सारे मंत्री परिषदों ने इस्तीफा दिया, और उसके बाद
अंग्रेजों के द्वारा भारत को एक ऑफर भेजा गया जो आया अगस्त 1940 में, और क्योंकि अगस्त 1940 में आया इसीलिए क्या कहलाता है 1940 का, लिखेंगे अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव। 1940 में भेजा गया अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्योंकि 1940 में भेजा गया अगस्त ऑफर और बेसिकली अगस्त प्रस्ताव था क्या, लिखेंगे दैट वाज फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ द डिमांड ऑफ, that was the first acceptance of the demand of Constituent Assembly। ये भारत में संविधान सभा की मांग की प्रथम स्वीकृति था, लिखेंगे ये भारत में संविधान सभा की मांग की प्रथम स्वीकृति था। that was the first acceptance of the demand of Constituent Assembly। और अंग्रेजों के द्वारा इस अगस्त ऑफर में, इस अगस्त प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण 3 प्रपोजल्स दिए गए, 3 ऑफर या 3 प्रस्ताव दिए गए। सबसे पहला प्रस्ताव दिया गया कि वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। सबसे पहला प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। और अंग्रेजों ने कहा अपने संविधान का निर्माण करना भारतीयों का अधिकार है, और युद्ध के बाद भारतीयों को स्वराज दिया जाएगा। कहने का मतलब जब युद्ध खत्म हो जाएगा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद भारतीय अपनी संविधान सभा बना सकेंगे और भारतीयों को सेल्फ रूल या स्वराज प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर के जो प्रपोजल्स थे, जो ऑफर्स थे, वो कांग्रेस के द्वारा ठुकरा दिए गए, क्योंकि कांग्रेस इन शर्तों पर सहमत नहीं हुई। और ध्यान रखेंगे, दैट ऑफर वाज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। इस प्रस्ताव को कांग्रेस के द्वारा ठुकरा दिया गया। और ध्यान रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दरवाजे पर जंग लगी कील कहा। इन्होंने कहा दिस इज अ रस्टेड नेल ऑन द डोर। ये दरवाजे पर जंग लगी कील है। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे पर जंग लगी कील किसे कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को, अगस्त ऑफर को दरवाजे पर जंग लगी कील कहा। इस प्रस्ताव को, इस ऑफर को ठुकरा दिया गया। और हम सब जानते हैं अगस्त ऑफर के ही विरोध में, इसी के प्रोटेस्ट में 1940 में ही शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसी के विरोध में 1940 में ही, 1940 में ही शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। आपसे पूछेंगे कि बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव या प्रपोजल किसके द्वारा दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का प्रस्ताव
गांधी जी के द्वारा दिया गया था। लेकिन जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ तो व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? लिखेंगे आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपसे पूछें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ था, जतिन तोमर पूछ रहे हैं क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र में हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। दैट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम, लिख लीजिएगा, पवनार आश्रम। दैट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम पवनार आश्रम, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। प्रस्ताव देने वाले गांधी जी थे, लेकिन सत्याग्रही सबसे पहले हुए आचार्य विनोबा भावे। सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगस्त प्रस्ताव को ठुकराकर उसी के प्रोटेस्ट में, उसी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था। इसके बाद इसके बाद 1942 में 1942 में भेजा गया क्रिप्स मिशन। इसके बाद 1942 में एक और प्रपोजल अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए भेजा गया, जिसे हम क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव बोलते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए क्रिप्स प्रस्ताव को या क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? तो ध्यान रखेंगे, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा दिस इज अ पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहने वाले कौन थे? गांधी जी। सर भारत का प्राचीन नाम क्या है? जम्बू द्वीप या आर्यवर्त? मेरे भाई दोनों ही प्राचीन नाम हैं। आप क्या पूछना चाह रहे हैं ये बताइए। अगर सबसे पुराना नाम पूछना चाह रहे हैं तो आर्यवर्त मिलेगा, सबसे पुराना जो नाम है वो आर्यवर्त माना जाता है। लेकिन जम्बूद्वीप भी भारत का क्या है? एक प्राचीन नाम है। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक। पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक, एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। और ध्यान रखेंगे क्रिप्स मिशन के तहत भारतीयों को क्या क्या प्रपोजल्स दिए गए, क्या क्या प्रस्ताव दिए गए। सबसे पहला लिखेंगे युद्ध के बाद भारत की संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। फाइनली अंग्रेज तैयार हुए कि हम भारतीयों की शर्त पर ही भारत की अपनी संविधान सभा बनाने के लिए क्या है? तैयार है। अरे भाई साहब, क्रिप्स मिशन के टाइम ब्रिटेन के पीएम कौन थे? क्वेश्चन था सर प्रीवियस ईयर्स में। ओके मेरे भाई,
तो ध्यान रखेंगे जब क्रिप्स मिशन भेजा गया था 1942 में, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करता था। आप ऑप्शन में चेक करना, आपको मिलेगा। कहां लिखूं? ये लो, यहां पे लिख देता हूं। दैट टाइम द पीएम ऑफ ब्रिटेन वॉज विंस्टन चर्चिल। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला ऑफर तो दिया गया कि युद्ध के बाद भारत की अपनी संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, लेकिन साथ में यह भी कहा गया मुस्लिम लीग को इसे स्वीकार करने या ना करने का अधिकार होगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था, मुस्लिम लीग को इसे स्वीकार करने या ना करने का अधिकार होगा। और तीसरा प्रपोजल था, भारतीय संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन की होगी। भारतीय संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो अंग्रेजों की होगी या ब्रिटेन की होगी। और भारत को एक डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और भारत को एक डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, इन शर्तों से भी कांग्रेस को संतोष नहीं हुआ। और ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक। और ध्यान रखेंगे, इसे भी हमारे द्वारा ठुकरा दिया गया। लेकिन 1942 में आप सब जानते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, वो जो द्वितीय विश्व युद्ध था, वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था कि अब जापान की तरफ से ब्रिटेन के ऊपर भी हवाई हमले होने के क्या थे, पूरे के पूरे आसार थे। और अगर जापान ब्रिटेन पर हवाई हमला करेगा, भाई आप सब जानते हैं ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की मदद कर रहा था कौन? ब्रिटेन। क्योंकि जब अमेरिका के लड़ाकू विमान जापान पर अटैक करने के लिए जाते थे तो उन्हें सहयोग कर रहा था ब्रिटेन, वो ब्रिटेन से ही उड़ान भरा करते थे। अब जापान की तरफ से हवाई हमले की आशंका ब्रिटेन पर भी होने लगी और ब्रिटेन के साथ साथ भारत पर भी होने लगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उस समय भारत में भी ब्रिटिशर्स की संख्या अधिक थी। और जब कांग्रेस ने देखा कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां पर अब भारत भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भारत पर भी जापान की तरफ से क्या हो सकते हैं? हवाई हमले हो सकते हैं। इसीलिए फाइनली कांग्रेस ने ये ठाना कि अब हमें अंग्रेजों से यही कहना पड़ेगा और अब हमें यही आंदोलन करना पड़ेगा कि आप अब क्या कर दीजिए, भारत छोड़ दीजिए। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 8 अगस्त 1942 से ही कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। और ध्यान रखेंगे, इसी को क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति कहा जाता है। हम सब जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट कहां से शुरू हुआ? दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम
ग्वालियर टैंक ग्राउंड, बॉम्बे। ये बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट, आप सब जानते हैं इसी को क्या कहा जाता है, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और हम सब जानते हैं इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी गेव द स्लोगन, भाई इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया डू और डाई, करो या मरो, क्योंकि अब हमारे ऊपर खतरा था किसका, आप सब जानते हैं हवाई हमलों का। लेकिन इसके बाद क्या हुआ आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, वो समापन की कगार पर पहुंचा। और आप सब जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त जरूर हुआ, खत्म जरूर हुआ, लेकिन शांति से नहीं, एक बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन से, एक बहुत बड़े विनाश से। क्योंकि हम सब जानते हैं 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु हमले किए गए। और इसी के छठे दिन 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और फाइनली समाप्त हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध। और आप सब जानते हैं कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद ऐसा विनाश दोबारा ना हो, ऐसा डिस्ट्रक्शन दोबारा ना हो, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को गठन किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संघ का, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, जो क्या कहलाता है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जिसे आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन कर दिया गया। और अब एक तरफ से राजनीतिक दबाव यूएनओ का और दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरे के पूरे यूरोप में भारी आर्थिक मंदी या भारी रिसेशन। कहने का मतलब एक तरफ तो यूएनओ ने ब्रिटेन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आपने जिन जिन देशों को अपना उपनिवेश बनाकर रखा है, सबको धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, सबको सेल्फ रूल दीजिए, स्वराज दीजिए और सबको धीरे धीरे फ्री कीजिए। और दूसरा, अब ब्रिटेन की मजबूरी हो चुकी थी क्योंकि ब्रिटेन के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो भारत में शासन कर सके, इसीलिए हमारी सारी की सारी मांगे मान ली गई। और आप सब जानते ही हैं, निर्माण हुआ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का या हमारी संविधान सभा का। आपसे पूछेंगे कि बताइए हमारी संविधान सभा या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था, या किस मिशन के तहत, या किस प्लान के तहत हुआ था? लिखेंगे 1946 में भारत भेजा गया कैबिनेट मिशन प्लान। या कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में भारत एक योजना भेजी गई, एक प्लान भेजा गया जो था कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना। और ध्यान रखेंगे जब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया था, दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बन चुका था? ध्यान रखेंगे, क्लीमेंट एटली।
उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन चुका था क्लीमेंट एटली, और कैबिनेट मिशन प्लान को 3 लोगों की सदस्यता में भेजा गया था। सबसे पहला स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा पैंथिक लॉरेंस, जो कौन हुआ करता था? राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और तीसरा सदस्य A.V. अलेक्जेंडर। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर की ही सदस्यता में और प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की ही सरकार में भारत भेजा गया कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में हुए 1 जुलाई 1946 को फर्स्ट इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन। यदि आपसे केवल ये पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले चुनाव इलेक्शंस कब हुए, तो आप आंसर 1937 करेंगे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए सर ये टॉपिक पंजाब टीजीटी के सिलेबस में है, बेटे जाके सिलेबस चेक कीजिए, पढ़े लिखो नहीं हो आप? ये बताइए, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहले सिलेबस चेक करते हैं ना? डेफिनेटली होगा, जाकर चेक कीजिए। जी, फाइनली 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा के सबसे पहले चुनाव, सबसे पहले निर्वाचन या इलेक्शन से करवाए गए। और हम सब जानते हैं इन्हीं इलेक्शंस से हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। और ध्यान रखेंगे, हमारी संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? हम सब जानते हैं टोटल 389, जिसमें से 292 मेंबर्स वर फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे। 93 members were from princely states। 93 सदस्य देशी रियासतों से, एंड 4 members from ब्रिटिश कमिश्नरी, और 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से। और हम सब जानते हैं कि हमारी संविधान सभा में 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। टोटल 389 मेंबर्स थे, लेकिन ध्यान रखेंगे जो इलेक्शंस हुए, जो निर्वाचन हुए, वो 389 सीट्स पर नहीं, केवल और केवल कितने सीट्स पर हुए थे? लिखेंगे इलेक्शन या निर्वाचन 296 सीट्स पर हुआ, और बाकी 93 सीटों पर हुआ नॉमिनेशन या मनोनयन।
और जिन 296 सीटों पर हुआ इलेक्शन, तो ध्यान रखेंगे 208 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। 73 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही मुस्लिम लीग और 15 सीटें मिली अन्यों को या निर्दलीयों को। हम सब जानते हैं उस समय भारत का वाइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड वेवेल। और ध्यान रखेंगे लॉर्ड वेवेल की ही अध्यक्षता में भारत की सबसे पहली अंतरिम सरकार का गठन हुआ और भारत का सबसे पहला जो अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल था, जो कैबिनेट था, वो तैयार हुआ। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की प्रथम अस्थायी सरकार। भारत की प्रथम अस्थायी या अंतरिम सरकार का जो किसकी अगुवाई में बनी? लॉर्ड वेवेल की अगुवाई में। इसके बाद लिखिए कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल सबसे पहले लिखेंगे चेयरमैन या अध्यक्ष, जो कौन था? लॉर्ड वेवेल। सबसे पहले लिखेंगे चेयरमैन लॉर्ड वेवेल। उसके बाद लिखेंगे वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। या विदेशी मामलों का मंत्रालय। ये कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्या पूछेंगे? बताइए भारत के सबसे पहले विदेश मंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यदि विदेश मंत्री पूछे, ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू मिले, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी आप सोचे कि ये तो प्रधानमंत्री थे, ये तो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन ध्यान रखेंगे जो विदेशी और राष्ट्रमंडल मामले थे वो भी किसके पास थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। नेक्स्ट, अगला लिखिए होम मिनिस्टर एंड
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री। गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट लिखिए डिफेंस या रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। याद करना बेहद आसान है, ठीक है भाई। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। प्रधानमंत्री और विदेशी मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे, सब जानते हैं। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, रक्षा वही करेगा ना जिसके पास बल होगा, तो याद रखेंगे बलदेव सिंह। बहुत आसान है याद करना। नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। जल्दी से मुझे बताइए शिक्षा मंत्री कौन थे? सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? फटाफट से आंसर करना जरा, देखिए भाई कौन कौन सही बताता है। मुझे उम्मीद थी पूरी, नालायकों से यही उम्मीद की जा सकती है। 80% बोल रहे हैं अब्दुल कलाम आजाद। अबे नालायकों, इसीलिए तो मैंने पूछा था। लिखिए सिराज गोपालाचारी। सिर्फ उन्हीं विद्वानों को पता होगा जिन्होंने मेरे से पॉलिटी भी पढ़ी होगी, वो सही आंसर करेंगे, बाकी सब गलत कर रहे हैं। और भाई साहब मनीष राय तो ज्ञानी जैल सिंह बता रहे हैं। अरे बेवकूफ आदमी, ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87 तक भारत के राष्ट्रपति थे। तो ज्ञानी जैल सिंह जी को कहां से ले आए बीच में? नेक्स्ट अगला लिखिए फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट लिखिए हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान। गजनफर अली खान। नेक्स्ट लेबर मिनिस्टर या श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री या कानून मंत्री। बताना जरा जल्दी से कौन होंगे, जल्दी से आंसर कीजिए। हु वाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर? सबसे पहले विधि मंत्री कानून मंत्री कौन थे? इससे मुझे पता चल जाएगा ना किस किस ने मेरे से पढ़ रखा है। कम ही लोग हैं भाई, सारे के सारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही बता रहे हैं, लियाकत अली भी बता रहे हैं, कुछ महान लोग। तो लॉ मिनिस्टर लिखेंगे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल। नेक्स्ट लिखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री लियाकत अली खान।
ये वही लियाकत अली खान है जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तानी संविधान सभा में चले जाएंगे और भारत और पाकिस्तान के बनेंगे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। नेक्स्ट लिखेंगे कॉमर्स मिनिस्टर या वाणिज्य मंत्री। आई चुंद्रीगर। कॉमर्स या वाणिज्य आई चुंद्रीगर। नेक्स्ट माइंस एंड पोर्ट्स मिनिस्टर। खान एवं बंदरगाह मंत्री। H.C. भाभा। नेक्स्ट इंडस्ट्री मिनिस्टर या उद्योग मंत्री बनाए गए जॉन मथाई। जॉन मथाई। नेक्स्ट रेलवे मिनिस्टर या रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। और एक लिखेंगे कम्युनिकेशन या संचार जो बनाए गए अब्दुल रब निश्तार। अब्दुल रब निश्तार। ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण मंत्री थे जो क्या कहलाते हैं अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल या कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। संविधान सभा का गठन हुआ, हमारी अंतरिम सरकार बनी और इसके बाद हम सब जानते हैं संविधान सभा की 3 बैठकें हुई। संविधान सभा की सबसे पहली बैठक फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें हम सब जानते हैं हमारी संविधान सभा के सबसे पहले अस्थाई अध्यक्ष या टेम्परेरी चेयरमैन कौन बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें हमारी संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
उपाध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर H.C. मुखर्जी और हमारी संविधान सभा के लीगल एडवाइजर या वैधानिक सलाहकार बनाए गए B.N. राव। इसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में हुई और हम सब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण काम इसी बैठक में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू presented the objective resolution पंडित जवाहरलाल नेहरू presented the objective resolution of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की उद्देशिका पेश की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका पेश की गई और हम सब जानते हैं आगे चलकर यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या यही उद्देशिका क्या कहलाई? प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यही आगे चलकर कहलाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना और द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद क्या हुआ? बीस फरवरी 1947 को हुआ डेक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। या भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा। बीस फरवरी 1947 को हुआ डेक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा। और ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा। अभी बताया था, जो समय कौन था? क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली के द्वारा ही ये घोषणा की गई कि 30 जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और भारत को आजाद कर दिया जाएगा। और इसी के बाद हम सब जानते हैं मार्च 1947 में भारत का अंतिम वाइसरॉय बनकर आया लॉर्ड माउंटबेटन। दो प्लान्स लेकर, एक माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना और दूसरा डिकी बर्ड प्लान या डिकी बर्ड योजना। और हम सब जानते हैं कि माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान से ही भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ? विभाजन। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना से या किस प्लान से हुआ है? दैट इज माउंटबेटन प्लान। क्योंकि माउंटबेटन प्लान में ही ये प्रपोजल दिया गया था या ये प्रस्ताव दिया गया था
कि भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग डोमिनियन स्टेट्स या डोमिनियन राज्यों में बांट दिया जाएगा, और जब तक दोनों के दोनों राज्यों के संविधान का निर्माण नहीं होता तब तक वहां पर सारा का सारा जो प्रशासन है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलेगा। जो रियासत पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है वो पाकिस्तान में हो सकती है, और जो रियासत भारत में शामिल होना चाहती है वो भारत में शामिल हो सकती है, और जो रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है वो स्वतंत्र रह सकती है। और डिकी बर्ड प्लान से हुआ, ध्यान रखेंगे, डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की संविधान सभा का विभाजन। हमारी संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर्स थे, तो ध्यान रखेंगे 389 में से 299 मेंबर्स रहे भारतीय संविधान सभा में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और 90 मेंबर्स चले गए पाकिस्तानी संविधान सभा में, और पाकिस्तानी संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना को। और फाइनली हम सब जानते हैं 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया जो पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को, और यही क्या बना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और हम सब जानते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के ही तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को भारत से अलग करके एक नया राष्ट्र बना दिया गया, एक नया डोमिनियन स्टेट बना दिया गया, और 15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे घोषणा की गई भारत की आज़ादी की। और आप सब जानते हैं संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू गेव अ वेरी वेरी फेमस स्पीच, और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन भारत के आज़ाद होते ही फिर आप सब जानते हैं, पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे, कि इसके बाद आज़ादी के तुरंत बाद ही संविधान सभा की बैठक हुई, हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार हुई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर बनाए गए, और फिर शुरू हुआ संविधान के निर्माण का काम। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, उसे अंगीकृत कर लिया गया, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया और लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 से। ये था कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक इतिहास। चलिए जी, क्वेश्चन यहीं पर। सर क्वेश्चन था कि इंडिपेंडेंस डे पे रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद किसने स्पीच दी थी, कहाँ पे क्वेश्चन था? फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप नहीं, मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज कीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ना, ये आपसे आपके गांव में किसी ने पूछ लिया होगा, सुबह भैंस का दूध निकालते निकालते उसके दिमाग में आ गया होगा तो उसने पूछ लिया होगा। फटाफट से मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था और कब पूछा गया था, उसका स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। और आज की क्लास को समाप्त करते हैं, अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीक। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस वीकेंड।